तो दोस्तों आप सभी लोगों का दोबारा से स्वागत है मेरे इस YouTube के चैनल अननोन हिस्ट्री पर। और हम आ चुके हैं आपके लिए एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तो दोस्तों आज हम दोबारा से इल्तुतमिश के बारे में बात करने जा रहे हैं। इल्तुतमिश के पहले पार्ट वाली वीडियो में आपने देखा किस तरह इल्तुतमिश की ज़िंदगी की शुरुआत हुई, किस तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआती जंग लड़ी और उनके शुरुआती ज़िंदगी के बारे में। इस वीडियो में हम आपको उनके द्वारा लड़ी जाने वाली बड़ी बड़ी जंगों के बारे में बताएंगे। तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। और हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह उनकी मृत्यु हुई थी और आज उनकी कब्र कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों बिना देर किए आज के हमारे इस YouTube के वीडियो को जल्दी से जल्दी शुरू कर लेते हैं। सन 1220 में ख्वारिज़म किंगडम के सुल्तान ने घुरिद एम्पायर के वेस्टर्न पार्ट को अपने अधीन कर लिया और सन 1220 में ही मंगोल इन्वेजन आ गया था ख्वारिज़म किंग के ऊपर। जब सन 1221 में बैटल ऑफ इंदस में ख्वारिज़म किंग जलाल अद-दीन मिंग-बर्नू को उस समय के सबसे बड़े सुल्तान चंगेज़ खान का मुकाबला करना था, तब उन्होंने वहां से भागने फैसला किया। जलाल अद-दीन मिंग-बर्नू भागकर सीधा पंजाब चले गए और वहाँ के छोटी रियासत के राजा राय खोकर संकीम के पास चले गए। राय खोकर संकीम को मदद किया उन्होंने दूसरे रिलीजन के सुल्तानों को हराने में, जिनमें से एक काबचा के सुल्तान भी हुआ करते थे। काबचा के बारे में आप नहीं जानते तो हमने उनके बारे में अपने पिछले के वीडियो में जिक्र किया है, आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक ज़रूर दे देंगे। मंगोल लीडर चंगेज़ खान को ये पता चल गया कि जलाल अद-दीन मिंग-बर्नू पंजाब की तरफ है और वो राय खोकर के अधीन है, तो चंगेज़ खान ने तुरंत ही अपनी सेना लेकर पंजाब की तरफ जाने का फैसला किया। लेकिन कुछ समय बाद ही उन्होंने वापस लौटने का फैसला कर लिया। इसका कारण ये था कि उस समय के दिल्ली के सुल्तान यानी कि शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश से उन्होंने इस बात की इजाज़त नहीं ली थी कि वो भारत से गुजर सके। मंगोल लीडर चंगेज़ खान ने अपने 2 वज़ीरों को भेजा इल्तुतमिश के पास ताकि वो उनसे परमिशन ले ले ताकि वो इंडिया को क्रॉस कर पाएँ जलाल अद-दीन मिंग-बर्नू को पकड़ने के लिए। आपकी जानकारी के लिए ज़रूर बताना चाहेंगे कि मिंग-बर्नू सबसे पहले इल्तुतमिश के पास ही आए थे चंगेज़ खान से सुरक्षित होने के लिए, लेकिन इल्तुतमिश चंगेज़ खान के बढ़ते ताकत को बहुत ही अच्छे तरीके से जानते थे, इसीलिए उन्होंने मिंग-बर्नू को सहायता देने से साफ इनकार कर दिया। इल्तुतमिश ने चंगेज़ खान को क्या जवाब दिया, इसका जिक्र आज भी इतिहास के पन्नों में नहीं हुआ है, लेकिन ये कहा जाता है कि चंगेज़ खान ने भारत जाने का मन बदल दिया। इसका कारण ये था कि मिंग-बर्नू कहाँ था, उनको ये जानकारी नहीं मिल पाई। जब मिंग-बर्नू को ये पता चला कि चंगेज़ खान उन पर हमला करने वाले हैं, तो वो तुरंत ही वहाँ से भाग निकला। एक पर्शियन हिस्टोरियन अता मलिक जुवानी के हिसाब से चंगेज़ खान ने उसके बाद भारत के ईस्ट तरफ जाने का फैसला किया और वहाँ के रियासतों को अपने अधीन करने का सोचा, लेकिन वो इसमें भी असफल रहा। इसका कारण ये था कि उन्हें एक भी ऐसा सही सा रास्ता नहीं मिल पाया कि वो ईस्ट तरफ जा पाएँ भारत को जीतने के लिए, और उनकी इतनी बड़ी सेना को लेकर वो दोबारा से मंगोलिया आ गए। चंगेज़ खान को ये तो मालूम था कि मिंग-बर्नू इल्तुतमिश के पास सहायता के लिए गया है, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम था कि इल्तुतमिश ने उनकी सहायता की है या फिर नहीं। इसीलिए चंगेज़ खान ने इल्तुतमिश को एक खत लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि वो जलाल अद-दीन मिंग-बर्नू की सहायता बिल्कुल ना करे, नहीं तो इसका नतीजा इल्तुतमिश को भी भुगतना पड़ेगा। जलाल अद-दीन मिंग-बर्नू ने इस दौरान सिंध सागर के डोब से पासरर के किले को जीत लिया और उसके बाद अपने कुछ वज़ीरों को भेजा इल्तुतमिश के पास दोबारा, ताकि वो मंगोलों से उन्हें बचा सके, क्योंकि उस समय पूरे भारत पर सिर्फ एक इल्तुतमिश ही सबसे ज़्यादा ताकतवर सुल्तान हुआ करते थे और सबसे बड़ा सुल्तान उस समय का चंगेज़ खान हुआ करता था। इल्तुतमिश और जलाल अद-दीन मिंग-बर्नू के कुछ
दिनों के बातचीत के बाद इल्तुतमिश ने उन्हें शरण देने से बिल्कुल ही मना कर दिया। उन्होंने जलाल अद-दीन मिंग बरनू से कहा कि उनके महल में एक भगोड़े के लिए कोई भी जगह उपस्थित नहीं है। जलाल अद-दीन मिंग बरनू ये जानता था कि इल्तुतमिश उसके पत्र को स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए वो पहले से ही काबचा एम्पायर के सुल्तान के ऊपर हमला करने का मन बना रहा था। और जब उसने काबचा एम्पायर के सुल्तान पर हमला किया तो वहाँ पर इल्तुतमिश ने भी दखलंदाजी की। उसका ये मानना था कि अगर वो जलाल अद-दीन मिंग बरनू के खिलाफ खड़े हो जाए तो शायद चंगेज़ खान उसके साथ मिल जाए। शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश अपनी सेना लेकर खुद ही गया काबचा एम्पायर के सुल्तान की मदद के लिए। इस जंग से पहले इल्तुतमिश और काबचा एम्पायर के बीच बहुत सारी जंग हो चुकी थी और इन दोनों के बीच ज़रा भी दोस्ती नहीं थी, लेकिन इस बार इल्तुतमिश ने काबचा एम्पायर के सुल्तान के साथ दोस्ती करने का पूरा मन बना लिया। इसीलिए इल्तुतमिश खुद ही लेके गए थे अपनी सेना। इस जंग को ख़त्म करने के बाद इल्तुतमिश और काबचा एम्पायर के सुल्तानों के बीच आपसी दोस्ती ज़रूर हो गई। ये जंग होगी काबचा के सुल्तानों ने पहले ही समझ लिया था और उन्होंने अपना आत्मविश्वास भी पहले ही खो दिया था। लेकिन जब इल्तुतमिश की सेना आई काबचा के सुल्तानों की मदद के लिए तो उन्हें अपना खोया हुआ हौसला दोबारा से मिल गया और इस जंग में वो जलाल अद-दीन मिंग बरनू को मार नहीं पाए थे। इसीलिए कुछ समय बाद ही जलाल अद-दीन मिंग बरनू ने गुजरात के तरफ अपना हमला चालू कर दिया, लेकिन एक भी हमला उसने इल्तुतमिश के ऊपर नहीं किया। जलाल अद-दीन मिंग बरनू की सेना धीरे धीरे कर बड़ी होने लग गई, लेकिन सन 1223 से 1224 के अंदर शम्स-उद-दीन ने ये फैसला किया कि वो काबचा और हिंदू सुल्तानों के साथ मिलकर जलाल उद-दीन मिंग बरनू को भारत से भगा देंगे। इसके अलावा चंगेज़ खान के एक जनरल ने भी अपनी अहमियत यहाँ दी और वो भी शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश के साथ मिल गया जलाल अद-दीन मिंग बरनू को भारत से भगाने में, क्योंकि इसका फ़ायदा चंगेज़ खान को मिलता। चंगेज़ खान आराम से जलाल अद-दीन मिंग बरनू को मार डालता। इल्तुतमिश हमेशा ही चंगेज़ खान के पीछे पड़ा रहता था, क्योंकि वो जानता था अगर चंगेज़ खान उसके साथ मिल गया तो वो पूरे भारत को ही क्या पूरी दुनिया को भी अपनी मुट्ठी में ला सकता है। उसने तब तक चंगेज़ खान के साथ इंटरफेयर किया जब तक 1227 में चंगेज़ खान की मृत्यु नहीं हो गई। उसने हमेशा ही इंडस वैली सिविलाइजेशन के पास चंगेज़ खान के कबीले के साथ दोस्ती बनाने की बार बार कोशिश की। जब कुतुबुद्दीन ऐबक का दौर चल रहा था तब कुतुबुद्दीन ऐबक ने अली मर्दान खलजी को ईस्टर्न इंडिया का भाग सौंप रखा था और वहाँ की जितनी भी टेरिटरीज थी वो अली मर्दान खलजी ही संभालते थे। जब कुतुबुद्दीन ऐबक और अली मर्दान खलजी दोनों की मृत्यु हो गई तो वो सारी रियासतों को इंडिपेंडेंट मान लिया गया और उस सारी रियासतों की राजधानी लखनौती बन गई। जब अली मर्दान खलजी की मृत्यु हुई तो घियास अद-दीन शाह ने उन सारी रियासतों पर अपना हक जमा लिया, क्योंकि उस समय इल्तुतमिश नॉर्थ वेस्ट तरफ गए थे अपनी रियासतों को देखने के लिए। तो घियास उद-दीन ने इसका फ़ायदा उठाकर, जिसे आज पूरी दुनिया बिहार, जजनागर, त्रिहत और बंग जो कि आज बंगाल में है और कमरूप को अपने अधीन कर लिया। जब शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश को ये पता चला तो उन्होंने सन 1210 में तुरंत ही अपनी सेना लेकर वहाँ जाने का फैसला किया, लेकिन उन्होंने सबसे पहले बिहार को ही अपने अधीन कर लिया और उसके बाद सन 1225 में घियास-उद-दीन के ऊपर हमला कर दिया। घियास-उद-दीन ने एक छोटी सी सेना भेजी इल्तुतमिश की सेना पता करने के लिए। जब उसकी सेना ने ये देखा कि इल्तुतमिश उम्मीद से बहुत ही ज़्यादा है तो उन्होंने अपने आकर सुल्तान को बताया। जब घियास-उद-दीन को ये पता चला तो उसने ये डिसाइड कर लिया कि वो इल्तुतमिश के साथ जंग नहीं लड़ेगा और उसके अधीन ही रहेगा। इल्तुतमिश को ये बात बहुत ही सही लगी और उन्होंने वापस दिल्ली जाने का फ़ैसला कर लिया। लेकिन दिल्ली जाने से पहले उन्होंने अपने एक वज़ीर मलिक जानी को बिहार का सौदागर बना दिया और अब जब बिहार के जितने कारोबार थे सब मलिक जानी ही देखने लग गए। सन 1226 में शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश ने
रामथंबोर फोर्ट को अपने अधीन कर लिया और उसके बाद फोर्ट ऑफ मांदोर यानी कि मांदोर के सबसे बड़े किले को भी अपने अधीन कर लिया, जो कि आज राजस्थान में है। ईस्टर आइलैंड के तरफ गियासउद्दीन ने दोबारा से बगावत करने की कोशिश की और बिहार को अपने अधीन लाने की कोशिश की, मगर 1227 में इल्तुतमिश ने अपने बेटे नसीरुद्दीन मोहम्मद को कहा कि वो तुरंत ही बंगाल जाकर गियासउद्दीन को हरा दें। उस दौरान नसीरुद्दीन मोहम्मद अवध में थे और गियासउद्दीन कमरूप में थे। जब नसीरुद्दीन ने लखनौती पर हमला किया तब गियासउद्दीन दोबारा बंगाल आ गया और नसीरुद्दीन मोहम्मद ने गियासउद्दीन को हरा दिया। इसके बाद से ही बिहार में और बंगाल में इल्तुतमिश के नाम से सिक्के जारी होने लग गए। इसका मतलब बिहार और बंगाल पूरी तरह से इल्तुतमिश के अधीन आ चुका था। जहां पहले इल्तुतमिश इंदस रिवर के तरफ अपना ध्यान ज़्यादा दे रहे थे, वहीं सन 1220 से उन्होंने इंदस वैली पर अपना ध्यान कम कर दिया। इसका कारण ये था कि मंगोल, ख्वारिज़म किंग्स और काबचा एम्पायर के शासकों के बीच आपसी मतभेद इतने होते थे कि इल्तुतमिश को उनमें दखल अंदाजी करने का बिल्कुल भी मन नहीं किया। मगर जब सन 1228 से 1229 के बीच इल्तुतमिश ने एक काबचा टेरिटरी पर हमला किया, तब उनकी टेरिटरी बहुत ही ज़्यादा वीक हो गई थी। इसका कारण ये था कि उस टेरिटरी को ख्वारिज़म किंग्स और मंगोल शासकों से बहुत ही ज़्यादा लड़ना पड़ता था, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे कर कमज़ोर होती गई। अब आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि आखिर इल्तुतमिश ने आखिर काबचा रूलर्स के टेरिटरी पर हमला क्यों किया। इसका कारण ये था कि इल्तुतमिश और काबचा रूलर्स के बीच एक ट्रीटी साइन हुई थी, जिस ट्रीटी में इल्तुतमिश को काबचा रूलर्स को जलाल अद-दीन से बचाना था और वहीं दूसरी तरफ अगर वो इल्तुतमिश को धोखा देते तो उसका नतीजा उनके लिए एक बहुत ही बड़ी जंग होती। लेकिन अगर इल्तुतमिश उनको बचा लेते जलाल अद-दीन से तो वो काबचा रूलर से कुछ रियासतें ले लेते और वो रियासतें थे तबरहिंद, कुहराम, सरस्वती और लाहौर। लाहौर को पहले काबचा रूलर्स ने धोखे से अपने अधीन कर लिया, मगर इल्तुतमिश ने अब दोबारा उनसे लाहौर छीन लिया था। इन सारी रियासतों को काबचा रूलर्स के से लेने के बाद उन्होंने अपने एक जनरल नसीर अद-दीन ऐतुमर को वहाँ की रखवाली के लिए छोड़ दिया और इल्तुतमिश खुद दिल्ली चल गए। मगर कुछ समय बाद ही इल्तुतमिश ने नसीर अद-दीन को वहाँ से बुलाया ताकि वो मुल्तान जीतने के लिए जा सके और खुद इल्तुतमिश उच को जीतने के लिए चले गए। दोनों को कुल 3 महीने लगे उच और मुल्तान जीतने में और उन्होंने सन 1228 को 4 मई के दिन दोनों रियासतों को जीत लिया। सन 1228 में इल्तुतमिश ने निज़ाम अल मुल्क जुनयादी नामक एक वज़ीर के साथ एक बड़ी सी सेना भेज दी काबचा सुल्तान को मारने के लिए। काबचा सुल्तान ने अपने बेटे मलिक अलाउद्दीन बहराम को भेज दिया इल्तुतमिश के पास ताकि वो उसे माफ़ कर दें और उसे छोड़ दें। लेकिन बदले में इल्तुतमिश ने काबचा एम्पायर की सारी रियासतों को मांगा। काबचा सुल्तान जानता था कि वो ये नहीं दे सकता है, इसलिए उन्होंने 26 मई 1228 में रिवर इंदस में डूबकर आत्महत्या कर ली। उसके बाद सन 1227 या 1229 में मार्च से अप्रैल के बीच में इल्तुतमिश के बेटे नसीरुद्दीन मोहम्मद की अचानक से मृत्यु हो जाती है। इसका फ़ायदा उठाते मलिक इख्तियार उद्दीन बलखा ने बंगाल को अपने अधीन कर लिया, क्योंकि उस समय नसीरुद्दीन बंगाल में ही थे। इल्तुतमिश खुद गए अपनी सेना लेकर और उसे हराकर अपने वजीर मलिक अलाउद्दीन जानी को वहाँ की रखवाली के लिए छोड़ दिया। उसके बाद सन 1231 में ग्वालियर के सुल्तान ने अपने आप को स्वाधीन घोषित कर दिया। इसे इल्तुतमिश को अपनी सेना लेकर जाना पड़ा उस पर हमला के लिए और आखिरकार 11 महीनों की जंग के बाद सन 12 दिसंबर 1232 में इल्तुतमिश ने ग्वालियर को अपने अधीन कर लिया और उसके बाद मजदूल मुल्क ज़ियाउद्दीन नामक अपने एक वजीर को वहाँ की रखवाली के लिए छोड़ दिया। जब सन 1236 में इल्तुतमिश कुर्लुग को हराकर आ रहे थे, जो बैमान के सुल्तान थे, तब 20 अप्रैल को दिल्ली आते समय
10 दिन बाद 30 अप्रैल को इल्तुतमिश को बहुत ही ज़्यादा बुखार हो जाता है और 30 अप्रैल को ही उनकी मृत्यु हो जाती है। उस दिन इल्तुतमिश ने अपनी ज़िंदगी में कुल 2 सबसे बड़ी जंग लड़ी थी, जो सबसे पहली थी बैटल ऑफ तारेन में 1216 में यिल्दिज के खिलाफ और नसीर अद-दीन काबचा के साथ लाहौर में। हम आपको एक बार फिर से याद दिला देते हैं कि हमने अपनी पिछले इल्तुतमिश की वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वो देख सकते हैं। इसके अलावा आज की हमारी इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हुए हम आपका शुक्रिया कहते हैं कि आपने वीडियो पूरा एंड तक देखा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। हम आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में एक इसी तरह के अमेजिंग टॉपिक के साथ।